Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's video, we will be doing the important questions for C++ exam. These questions are important from the exam point of view and जो आज हम questions discuss करने वाले हैं, they are explicitly of 1 marks or 2 marks, 3, 4, 5, 6 and all the above marks questions. We have already discussed in the previous video. यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है सारी चीजें यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी है एंड आज हम 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी इन एंड सी आउट इन सी प्लस प्लस. एज यू ऑल नो, जो सी आउट है उसको हम आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं. जो भी स्टेटमेंट हमको आउटपुट कराना होता है हम उसके लिए सी आउट को यूज कर रहे होते हैं. एंड सी इन को हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी वैल्यू हमें इनपुट करानी होती है. So basically C out is used for output purposes and C in is used for input purposes. तो ये आपको proper statement बनाकर लिखना होगा. ठीक है. Now the second question is define a class. Class क्या होती है? Class एक user defined data type होती है. Class is a user defined data type that consists of data members plus member functions. ठीक है. तो अगर आपके पास डिफाइनर क्लास 1 मार्क में है, जो कि मेजरली 1 मार्क्स में आता है, तो अगर आप इतनी डेफिनेशन लिख दोगे यू विल गेट 1 मार्क. ठीक है. और अगर ये 2 मार्क्स के अंदर आता है या फिर 1.5 मार्क्स के अंदर आता है या फिर डिफाइन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक में आते हैं, तो भी आप इतना ही कर सकते हो. इसी के साथ आप बता सकते हो कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं. वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं. मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. नाउ डिफाइन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, ये इट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. ये क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है. क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस है, डेटा मेंबर्स हैं, हम उनको तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेम ऑफ द क्लास. क्लास नेम लिखते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम. ऑब्जेक्ट नेम अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता है, हम वो ले सकते हैं. एंड देन फॉर कॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, दिस इज द ऑपरेटर. एंड फिर जो भी फंक्शन हमको कॉल करना होता है हम उस फंक्शन को यहाँ पर लिखते हैं एंड हम कॉल करते हैं. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको एक ही क्वेश्चन में मर्जअप करके दे दिया, तो आप इन दोनों डेफिनेशंस को एक साथ लिख सकते हो. बट इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको लिखना है कि क्लास क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखोगे एंड देन यू विल राइट कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे लिखोगे. प्रॉपरली आपको टॉपिक वाइज लिखना होगा. ऐसा नहीं करना कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट आ गया तो पहले हमने क्लास की लिख दी फिर हमने ऑब्जेक्ट की लिख दी, बिना ये लिखे, ये हमने लिखा ही नहीं और सीधा डेफिनेशन लिख दी. हमको अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला जो भी हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसे देखते ही समझ में आ जाए कि स्टूडेंट ने यहाँ पर कौन सी चीज लिख रखी है. ठीक है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, फॉर अ न्यू लाइन इन C++ which statement can be used. यहाँ पे आप दो चीजें यूज कर सकते हो. Either you can use endl or you can use \n. ठीक है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो. endl is an advanced feature of C++. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ C++ के अंदर हम endl ही यूज कर सकते हैं. आप endl यूज कर सकते हो बट आपको ये चीज नहीं भूलनी है that C++ is an advanced version of C. ठीक है. C++ क्या है, एक एडवांस वर्जन है ऑफ C. तो जो भी C प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता था वो C++ करेगा ही करेगा. ठीक है. तो अगर हम C के अंदर \n यूज करते थे तो आप सेम \n C++ के अंदर भी यूज करोगे तो वो गलत नहीं होगा. तो यहाँ पर आपको endl भी लिखना है और \n भी लिखना होता है. ठीक है. Now the fourth question is define tokens in C++. Tokens के बारे में हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर बात कर ली है. Tokens क्या होते हैं, they are the smallest fundamental entity of a programming language. Tokens आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, it includes 5 टाइप्स. सबसे पहले आपके पास आते हैं keywords, identifiers, constants, separators,
एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये 5 चीजें भी आप लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये कीवर्ड्स ही लिखने हैं कि क्या होते हैं। अगर आपके पास टोकन्स 2 मार्क्स के अंदर आता है, सो व्हाट यू कैन डू, आप एक एक लाइन की डेफिनेशन इन सबकी प्रोवाइड कर दो। वैसे तो ये ज्यादा ही हो जाएगा, बट मार्क्स के लिए हम इतना कर सकते हैं कि आप सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दो। बहुत ही सिंपल वर्ड्स। Now the sixth question, what is the full form of OOPS? This is one of the easiest question जो कि आपके एग्जाम में आप इनकाउंटर कर सकते हो। OOPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OOPS, एंड आप C++ के अंदर किस तरीके से OOPS के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करते हो, कौन से वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप यूज करते हो। यहाँ पे बात हो रही होती है इनके 4 पिलर्स की, जो कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करवाए थे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो उसके लिए है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, इनहेरिटेंस आ जाता है, देन आपके पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे ही टॉपिक्स जो हैं ये 4 पिलर्स होते हैं जो कि C++ में आप पढ़ते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉइंटर इन C++? C++ के अंदर आप दिस पॉइंटर नाम का एक पॉइंटर पढ़ते हो। दिस पॉइंटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड मेंबर वेरिएबल। member variable when they have same name within a class। For example, हमने एक क्लास बनाई, क्लास A के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई। अब यहाँ पर हमारे पास एक मेंबर फंक्शन हमने बना लिया, फॉर एग्जाम्पल void get data। ठीक है, void get data के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम सेम है as that of another variable which is defined in this class outside this function but inside this class। तो क्या हो गया, दोनों वेरिएबल्स के नेम तो सेम हो गए। तो अब हम उन दोनों में डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं कि कौन सा वेरिएबल कौन से स्कोप के अंदर काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस पॉइंटर। डोंट वरी, दिस पॉइंटर को अभी हम डिटेल के अंदर कवर अप करने वाले हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन। यहाँ पे आप चाहो तो दिस पॉइंटर का सिर्फ पर्पस लिखना है कि हम दिस पॉइंटर को यूज क्यों करते हैं, दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड मेंबर वेरिएबल व्हेन दे हैव सेम नेम विद इन अ क्लास। ठीक है, नाउ द 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++? फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। इट मीन्स that function overloading is basically a feature of C++ that allows you to define multiple functions with the same name but with different parameter। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्लास है, क्लास A के नाम से हमारे पास कोई यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है। क्लास A हमने बनाई, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया void प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाए। इसके अंदर हमने जो पैरामीटर लिया वो हमने इंट टाइप कर लिया एंड यहाँ पर हमने इसको डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं वो इंटीजर फॉर्म में होगी। सेकेंडली हमने एक और फंक्शन बनाया void प्रिंट, बट यहाँ पर हमने एक डिफरेंट वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट ले लिया। अब यहाँ पर जो फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम तो सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर इज ऑल्सो सेम दैट इज 1, बट द टाइप ऑफ पैरामीटर यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है। दिस मेक्स 2 फंक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये होती है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग which helps us to define multiple functions of same name but with different parameters within the same scope। ये हमारे पास एक ही स्कोप बना हुआ है, क्लास है ये, तो इसी के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग की एक डेफिनेशन लिखनी है एंड अगर आप सिंटैक्स भी प्रोवाइड करो तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर ये आपके पास 2 मार्क्स के अंदर आता है, अगर 1 मार्क में आता है तब तो आपको सिर्फ डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, बट अगर 2 मार्क्स में आता है देन यू विल प्रोवाइड डेफिनेशन प्लस सिंटैक्स। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ नहीं होता, बट जितने मार्क्स में क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से हमें खुद एनालाइज करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको लिखनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो हमको नहीं लिखनी चाहिए।
कौन सी ऐसी चीज है जो हमको विद इन द लिमिट लिखनी चाहिए, ठीक है। Now the ninth question is that what do you mean by a constructor? ये हमने बिल्कुल अपने लेटेस्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करा है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। क्या होता है ये? स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। आप चाहो तो यहाँ पर जो मैंने आपको 6-7 फीचर्स लिखवाए थे, आप उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर ये 2 मार्क्स का आता है, सिर्फ अगर 1 मार्क का आता है तो यू कैन राइट अ फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन जो कि मैंने आपको लिखवाई थी। इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन which is used to initialize value of a variable inside an object, ठीक है। Now the next is inheritance. Inheritance basically allows a new class to inherit properties from the previous or the existing class. For example, अगर मैंने यहाँ पर क्लास A बनाई है, ये हमारे पास क्लास A है एंड यहाँ पर मेरे पास क्लास B। Now there are some features, there are some characteristics of class B that are common to class A. तो मैं क्या कर सकती हूँ कि वो characteristics मैं class A से inherit कर सकती हूँ, rather than writing those features again and again, and जो भी new features हैं उनको हम क्लास बी के अंदर एक्सप्लिसिटली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो कोड रीयूजेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन मिल सकता है दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसमें आप कुछ इस तरीके के एडवांटेज लिख सकते हो कि हमारे जो कोड रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है क्योंकि हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, हम उसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग क्लास। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास। इसके काफी सारे नाम होते हैं, वैसे सुपर क्लास बोल सकते हो, या फिर आप इसको बेस क्लास भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, या फिर आप इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। काफी सारे नाम होते हैं। इसी के करस्पॉन्डिंगली इसके नाम आ जाते हैं। सुपर क्लास है तो ये सब क्लास है क्योंकि ये एक ही प्रॉपर्टीज को खुद में इनहेरिट कर रही है। अगर ये बेस क्लास है तो ये डिराइव्ड क्लास हो जाती है, ठीक है। और अगर ये पेरेंट क्लास है तो ये हमारी चाइल्ड क्लास हो जाती है, ठीक है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इनहेरिटेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप उसमें सिंटैक्स में बता रहे हो कि कौन सी क्लास सुपर क्लास है या फिर सब क्लास है, तो आपको इनके रिस्पेक्ट में ही बताना होगा। ऐसे नहीं कर सकते क्या आपने पहले लिख दिया सुपर क्लास एंड देन यू आर राइटिंग डिराइव्ड क्लास, ऐसे नहीं करना है। सुपर क्लास है तो सब क्लास आएगा उसके साथ, बेस क्लास है तो डिराइव्ड क्लास आएगा, पेरेंट क्लास है उसके साथ आप चाइल्ड क्लास को ही लिखोगे, मिसमैच नहीं करना है। Now the 11th question is what is a constructor, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। How does it differ from the normal member function? हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी that it is a special member function, but how it is different from normal member function? तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, it get automatically invoked as soon as the object of the class is created। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, इसको हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। 12th question is explain the difference between types of access specifiers। हमारे पास 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों में हमको एक एक लाइन का डिफरेंस बताना है कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। जैसे आप पब्लिक के अंदर बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट इन पब्लिक दैट इट कैन बी डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पब्लिक सेक्शन के थ्रू इनको एक्सेस करना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड में आप बता सकते हो कि आप इनको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग पब्लिक सेक्शन ओनली, और डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो फिर आप 2-2 पॉइंट इनके अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि पब्लिक के अंदर ये इनहेरिटेंस हो सकता है, इनहेरिट कर सकते हो।
प्राइवेट मेंबर्स को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो, बट प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप इनहेरिट कर सकते हो। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप बता सकते हो। 13th क्वेश्चन, हाउ डू यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन C++? जब भी हमको कांस्टेंट डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली सिंटैक्स की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे कॉन्स्ट, देन यू विल राइट द डेटा टाइप जो भी है, एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल लिखना है आपको यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आई रिटर्न 10, तो ये फिक्स हो जाएगी। इसके बाद अगर आप सेम वेरिएबल को एक डिफरेंट वैल्यू देना चाहोगे तो वो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको एक कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी कि आपने इसको ऑलरेडी कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है। कांस्टेंट मींस कि अब ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अपने प्रोग्राम में कहीं भी आगे जाके आप 10 को 11 भी नहीं कर सकते, 10 को 9 भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी आप कांस्टेंट बनाते हैं तो इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। बेसिकली यहाँ पर तो आपको सिंटैक्स पूछा है, सिंटैक्स की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, 1 मार्क 2 मार्क्स के अंदर आराम से आ जाता है। नाउ द 14th क्वेश्चन इज namespace. What is namespace in C++ and why it is useful? Namespace is basically a way to group related identifiers together. Identifiers में आपके पास जैसे आ जाते हैं वेरिएबल्स, फंक्शंस आ जाते हैं, क्लासेस आ जाती है अगर हम C++ की बात करें, टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। तो ये सभी को हम डिफाइन कर पाते हैं अंडर अ सिंगल नेम, दैट इज नेमस्पेस, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। और ज्यादा डिटेल के अंदर चाहिए तो मैंने C++ के लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 15th क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन इन C++? फ्रेंड फंक्शन के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्रेंड फंक्शन का जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूंगी। जब भी आपको फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले यू विल बी राइटिंग फ्रेंड, देन यू विल बी राइटिंग द डेटा टाइप बोलो या फिर आप रिटर्न टाइप बोलोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एंड देन यू विल बी राइटिंग द फंक्शन नेम, आप यहाँ पर लिखोगे एंड कुछ इस तरीके से आप डिक्लेयर कर देते हो। अगर आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से सेमीकोलन हट जाएगा, यहाँ पर आप डेफिनेशन भी अपनी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ द 16th क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? पहले हमने बात करी थी फंक्शन ओवरलोडिंग, पर है यस, यहाँ पर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बात करी थी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लास ए है, इसमें आपने एक फंक्शन बना रखा है वॉइड डिस्प्ले के नेम से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने डेफिनेशन प्रोवाइड। आपके पास क्लास बी है, आपने यहाँ पर भी सेम फंक्शन बना रखा है वॉइड डिस्प्ले। आप क्या कर रहे हो दैट क्लास बी इज एक्टिंग एज अ डिराइव्ड क्लास एंड क्लास ए इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास। इट मीन्स कि क्लास बी क्लास ए की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट बना के इनको रन करवाओगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को वॉइड डिस्प्ले को जब आप रन करवाओगे, सो अब आप यहाँ पर सोचोगे कि कौन सा फंक्शन रन करेगा, क्योंकि दोनों क्लासेस के अंदर हमने सेम फंक्शन को बना रखा है विद सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, विद सेम रिटर्न टाइप, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाती है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देता है एंड जो भी फंक्शन हमने डिराइव्ड क्लास में लिखा हुआ होता है वो हमारे पास रन होकर आ जाता है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिफरेंट मैटर लिख रखा है, इसके अंदर हमने डिफरेंट काम करवा रखा है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर फंक्शन लिखा हुआ होता है हमारे पास वो एग्जीक्यूट होकर आ जाता है, और जो हमने बेस क्लास में फंक्शन लिखा है वो ओवरराइड हो जाता है, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इसको हम और ज्यादा डिटेल के अंदर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल्स। फंक्शन ओवरराइडिंग की यहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन ही इंक्लूड करनी होती है। अगर ये 1 मार्क्स के अंदर आते हैं, 2 मार्क्स के अंदर आते हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। Now the 17th question is that write the difference between static and dynamic polymorphism. ठीक है, अब static polymorphism को आप compile time polymorphism भी बोलते हो, compile time polymorphism बोलते हो, या फिर आप इसको early binding भी बोल सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें
तो इसको आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हो या फिर आप इसको लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हो। अब इन दोनों के नाम ऐसे क्यों हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, तो उसी टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि हम कौन से फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। फंक्शन कॉलिंग इज डिसाइडेड एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ, बट इन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता कि कौन सा फंक्शन रन करने वाला है, रादर रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन हम कॉल करवाने वाले। अर्ली बाइंडिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जल्दी डिसाइड हो रहा है, कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो रहा है। लेट बाइंडिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेट डिसाइड हो रहा है, रन टाइम पे, दैट इज द लास्ट स्टेज, तब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन हमको कॉल करना है। ठीक है। Now 18th question is that how do you declare a pure virtual function? Again a syntax based question है यहाँ पर। जब भी आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले वी विल बी राइटिंग वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं, देन वी विल बी राइटिंग द रिटर्न टाइप void int, कुछ भी आप लिखना चाहो, देन हियर वी विल राइट द फंक्शन नेम, यहाँ पर आपका फंक्शन नेम आता है। इतना तो आप कर लेते हो वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन जब आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन बोला है तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है विद 0। अगर आप इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करोगे इसका मतलब ये है कि आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को नहीं बना रहे हो। जहां पर आपने वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या यूज होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये हम अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ 19th क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर इन सी++। जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करी थी, दैट अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन एंड इज कॉल्ड एट द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वैसा ही कुछ हमारा डिस्ट्रक्टर भी होता है। डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ये क्या होता है, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है एंड इट इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज डिस्ट्रॉयड। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हम इसको, तब ये अपने आप कॉल हो जाता है, इसको भी हमको कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है ये। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय जब होता है तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर के बारे में वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। नाउ द 20th question and the last question for today is what are the two types of polymorphism that are used in C++? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट इज द स्टैटिक, the second one is dynamic polymorphism। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, इनको और किन किन नामों से बुलाते हैं आप वो भी लिख सकते हो, ग्रेड 2 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, so yeah, that's all for today. I hope that these questions will help you in your exam preparation. These are some of the important questions for C++ exam of 1 and 2 marks. If you want to know more questions like these, comment down below in the comment section and I'll see to it. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.